नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मैंने खंड काव्य ले रखा है वो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में 110% आने वाला है। जी हाँ साथियों, इस खंड काव्य को आप सभी लोग तैयार करके रख लीजिएगा, ताकि आप सभी लोग वहाँ पर खंड काव्य के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर देने में आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। आप सभी लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर हमारा जो खंड काव्य का टॉपिक है वो क्या है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आप सभी लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर के तौर पर आप सभी लोगों को वहां पर क्या लिखना है। दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आप सभी लोग लिख करके रख लीजिएगा। जी हाँ साथियों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसको शामिल किया है और आप सभी लोग इसको रिवाइज करके जाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा टॉपिक है खंड काव्य का वो है ज्योति जवाहर खंड काव्य। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप सभी लोगों को एक बात बता दें, कोई भी खंड काव्य आता है लेकिन ये कंफर्म है आएगा और यहाँ पर आप सभी लोगों को कई सारे प्रश्न मिलेंगे अथवा करके, और उन सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही होगा जो मैं आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। आप दोस्तों इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो भी आपको वही आंसर लिखना है, और अगर इस जैसे यहाँ पर नीचे लिखा है थोड़ा में, अगर इस प्रकार के आगे तो भी आपको वही आंसर लिखना है जो इसका आंसर है। ठीक है, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। और अगर आपको यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर ना देखने को मिले तो वहाँ पर आप सभी लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ज्योति जवाहर के आधार पर बताइए कि जिस जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों ने किस रूप से प्रभावित किया। ठीक है, और अगर इस प्रकार के ना है तो अथवा में करके आप सभी लोगों से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए। तो भी आपका उत्तर जो है उसी को लिखना है। इन तीनों प्रश्न अगर कोई भी आ जाते हैं तीनों में से अथवा करके, तो आप सभी लोगों को यही उत्तर लिखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर चलिए क्लियर कर लेते हैं, और आप सभी लोगों को एक बात बता दें कि इसको हम पूरा बताएंगे और आप सभी लोग इसको एक कहानी के टाइप पे इसको अपने माइंड में रखिएगा, और वहाँ पर जब आप एग्जाम में जब आ जाए क्वेश्चन तो आप सभी लोग कहानी के तौर पर उसको याद रख के जाइएगा और वहाँ पर इजीली लिख दीजिएगा। चलिए इसको सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों उत्तर में कि श्री देवी प्रसाद शुक्ला जी द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युवा अवतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोकनायक का रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को एक ही स्वर्ग में रचा है। कथा वस्तु का सारांश इस प्रकार है। अभी नीचे देखेंगे किस प्रकार से जो कथा वस्तु है उसका सारांश है। तो दोस्तों यहाँ पर इतना जो है आप सभी लोग इसको एक पैराग्राफ क्लियर कर लीजिएगा। सारे कहानी को लिखने से पहले आप सभी लोगों को इसको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो खंड काव्य है उसके रचयिता का नाम आपको लिखना है, और जो रचयिता है इस खंड काव्य का, खंड काव्य के अंतर्गत उसने क्या लिखा है उसको निचोड़ करके यहाँ पर लिखा आप सभी लोगों को जो है लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री देवी प्रसाद शुक्ला जी द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युवा अवतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोकनायक का रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को एक ही स्वर्ग में रचा है। कथा वस्तु का सारांश इस प्रकार है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसका जो है सारांश है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि कथा का प्रारंभ नायक में देवत और मनुष्य के सम्मिश्रण से हुआ। विधाता ने जवाहरलाल नेहरू के अलौकिक व्यक्तित्व का निर्माण अपनी रचना का समस्त कौशल लगाकर किया है। विधाता ने इन्हें दूर से ज्योति चंद्रमा से चुराता हिमालय से 100 विमान सागर से मन की गहराइयों वायु की गति और धरती से उधार लेकर दिव्य पुरुष के रूप से रचा है। गुजरात लॉयंस में जन्मे महात्मा गांधी जी के कर्मयोग सिद्धांत से प्रेरणा पाकर जीवन के संघर्ष की प्रेरणा लेते हुए उन्हें गांधी जी का सुभाषित सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, समानता, ममता आदित्य रूप में उसी प्रकार प्राप्त हुआ जैसे राम को वशिष्ठ का वाच्य प्राप्त हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को जो है राम जी और वशिष्ठ का वाच्य इन दोनों की जो है तुलना की गई है, और यहाँ पर इनका जो है महात्मा गांधी जी का जो है इनके द्वारा अहिंसा, दया, क्षमा, समानता, ममता ये जो सारे हैबिट थे वो इनसे जो प्रेरित होकर के जवाहरलाल नेहरू भी वही काम स्टार्ट कर दी जो महात्मा गांधी के अंदर गुण थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पैराग्राफ पे बताया गया है।
फिर आगे लिखा गया इसमें कि महाराष्ट्र में उन्हें वीर शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान की, जिससे वे विदेशी शक्तियों से उसी प्रकार लोहा लेते रहे जिस प्रकार वीर शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लिया था। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि हर एक पैराग्राफ में आप सभी लोगों को तुलना करते हुए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको महाराष्ट्र में वीर शिवाजी की तलवार के रूप में, अब इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तुलना किया गया है और ठीक प्राचीन समय में बता दिया गया है जिस प्रकार से वीर शिवाजी को औरंगजेब से लोहा लिया था, उस प्रकार से यहाँ पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तुलना करके बता दिया गया। इस प्रकार से आप सभी लोग ऐसे कहानी ध्यान में रखते चलिए और जब आप सभी लोग उसको निचोड़ निकालेंगे तो वहाँ पर आप सभी लोग इजीली लिख पाएंगे। चलिए ठीक है, इस पैराग्राफ में ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर देखा अभी आपने क्या था, अब यहाँ पर राजस्थान आ गया कि राजस्थान वीर जवान पर मिटने की अदा और संघर्ष से जूझने की मस्ती प्रदान करता है। हल्दी घाटी की माटी बीजा भार को स्वतंत्रता पर मिटने की भावना देती है। राजस्थान उन्हें भारत की संपूर्ण संस्कृति ऐतिहासिक धरोहर के रूप में आवू की पवित्र कला का जौहर व्रत पन्ना धाय की स्वर भक्ति और प्रेम में दीवानापन है और उनको राणा कुंभ और महाराणा प्रताप का सौभाग्य तथा त्याग प्रदान करता है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में इस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर आप कहानी के तौर पर बतौर पर अपने माइंड में रखते चलिएगा। फिर यहाँ पर बोला गया कि सतपुड़ा इन्हें दक्षिण का समस्त वैभव साप से हुई उच्च स्वर में भारत की अखंडता बताता है। सतपुड़ा के संत से इन्होंने सत्याग्रह का महान मंत्र प्राप्त किया है और कालिदास की भावुकता, कुमार की विलक्षण प्रतिभा, अंगारों की भाषा वाला कथा, पीर मोहन तथा अकबर से लड़ने वाली चांद बीबी जैसी महान विभूतियों को सतपुड़ा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। इन विभूतियों की समस्त विशेषताएं को वह नेहरू जी को समर्पित कर देता है। ठीक है, ऐसे करके आपको पैराग्राफ वाइज आंसर लिखते जाना है, क्योंकि दोस्तों ये इसका जो अंक होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं बड़ा होता है, 8 नंबर या 10 नंबर का होता है या 5 नंबर का होता है शायद। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए बिहार आ गया, यानी कि बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। यह सब दया, अहिंसा, क्षमा, त्याग आदि का नंदन वन है। महावीर स्वामी की विभूति वैशाली नेहरू जी को मानवीय गुणों के मोती अर्पित करती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड हैं और उन्हीं के गुणगान और गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्लियर हुआ। अब इस पैराग्राफ में बोला गया कि समुद्रगुप्त की यशोगाथा आज की विद्यमान और समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। कली को जीतने के बाद अशोक वैराग्य भावना से ओतप्रोत हो गए। इस प्रदेश की ये सभी घटनाएं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये क्लियर किया गया है। ठीक है, कि समुद्रगुप्त की यशोगाथा आज भी विद्यमान है। आज की यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए भी, तो आज भी विद्यमान है। और समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। कली को जीतने के बाद अशोक वैराग्य भावना से ओतप्रोत हो गए। इस प्रदेश की ये सभी घटनाएं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो प्राचीन समय में सारे ये जितने भी लड़ाइयाँ हैं या फिर कोई घटनाएं हैं वो हो चुके हैं, इन सारे घटनाओं से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्रेरित हुए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। फिर अगले पैराग्राफ में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश अपनी कोख में वीर जवान को जन्म देकर धन है। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या की गली गली में चर्चा है कि आज राम और कृष्ण ने प्रयाग में जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश तुलसी की रामवाड़ी, सारनाथ में बुद्ध के उपदेश, गंभीर की आम जनता की सौहार्द सूर के गीतों का उपहार लिए इस महामानव का अभिनंदन करता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर स्वागत वाली लाइन लिखी गई है। फिर इस पैराग्राफ में बोला गया कि पंजाब भी अपने गौरवमयी परंपरा को सोते हुए जननायक जवाहर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में योग दे रहा है। सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले राजा पुरस्कार और उसे सिंधु घाटी की सभ्यता, गुरु नानक की वाड़ी आदि सब कुछ पंजाब वीर जवानों को सौंप देता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम आंसर क्लियर कर लेते हैं। पैराग्राफ आप सभी लोग समझते जाइएगा, प्रयास करूंगा पूरा समझाने की आपको। यहाँ पर बोला गया कि कश्मीर नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कश्मीर जो है नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित करता है। 7 अर्जुन से उठवाकर 2 दन जैसे अत्याचारी व्यक्तियों को समाप्त करने का आदेश देता है। फिर यहाँ पर अगले पैराग्राफ में बोला गया कि कुरुक्षेत्र पराधीनता के पास में जकड़ी दिल्ली मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, तैमूर लंग की खूनी बर्बादी की स्मृतियों को नायक को सौंपने की कल्पना में ही हो जाती है, किंतु अकबर की हिंदू मुस्लिम एकता की ज्योति को सौंपते हुए वह गौरवान्वित हैं। यमुना अपने संगम के राजा के अभियान के लिए अपनी निधियों को न्यौछावर करने संगम तक गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि
कभी नायक के व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखते हुए कहता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा हमसे गलत हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कभी, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा कवि जो कविता लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने बोला है कि व्यक्तित्व में संपूर्ण राष्ट्र की चेतना की झलक देखते हुए क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर 2 लाइन में कविता के रूप में लिखा हुआ है कि जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। अब ये 2 लाइन आप सभी लोग क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि आपका जो खंडकाव्य है इन 2 कविताओं से आपका खंडकाव्य आप और आकर्षक दिखाई देने लगेगा। आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुझको पाया, जब तुझको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। तो प्रयास करिएगा दोस्तों, इस दोहे को आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते और जो है प्रश्न का जो आंसर है अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अब निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कवि श्री देवी प्रसाद राही जी ने ज्योति जवाहर की कथा नाथू प्रतीकों के माध्यम से लड़े परिवेश में चित्रित करके कथाना के आदि मध्य और अंत को एक आत्मकथा के सूत्र में पिरोकर घटना प्रदान कर लिया है। यहाँ पर देखिए लो लिखा हुआ है, थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग में, कर लिया कि किसी भी पार्टी से हटकर खंडकाव्य के कलेवर को मौलिक स्वरूप प्रदान किया गया है। अब आखिरी वाले पैराग्राफ में आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है लिख करके, यहाँ पर देखिए लिखा है, आप सभी लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ये लिखो ना लिखो, वहाँ पर आपको आखिरी में निष्कर्ष लिखना होगा। अगर ऐसे आ गया कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु आप संक्षेप में लिखिए, तो आप सभी लोग सारे पैराग्राफ सारे लाइन लिखने के बाद जब नीचे आखिरी में आप पहुँचे तो उसका जो है निष्कर्ष लिख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका खंडकाव्य होगा थोड़ा और आकर्षित दिखाई देने लगेगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को और क्षेत्र और शहर वगैरह और किसी व्यक्ति से मतलब नहीं। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को सिर्फ लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है चरित्र चित्रण करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हम सभी लोगों को उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर में कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। ये लाइन तो सबको पता है, ये सबको लिखना होता है और लिखिएगा इसको। फिर आपको जो है निम्नलिखित में नंबर फर्स्ट डाल करके इस प्रकार से लिखना है कि अलौकिक पुरुष कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में आलोक गुप्ता का समावेश किया है। वह दिव्य तत्वों से निर्मित और ऑफिस पुलिस ने विरात्रा ने अपनी रचना कौशल से शुद्ध से तेज चंद्रमा से शोभा यात्रा, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से घर लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। फिर से पढ़ते देखिए, क्लियर कर लीजिएगा इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। लिखा हुआ है कि अलौकिक पुरुष कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में आलोक गुप्ता का समावेश किया है। वह दिव्य तत्वों से निर्मित और ऑफिस पुलिस ने विरात्रा ने अपनी रचना कौशल से शुद्ध से तेज चंद्रमा से शोभा यात्रा, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और धरती से घर लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इतना आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, प्रयास करिएगा, इसको सारे को माइंड में रखिएगा। आप वहाँ पर इन सारे वर्डों का प्रयोग करके अगर जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व या चरित्र लिखने को आ जाए या चित्रण करने को आ जाए तो आप सभी लोग इन सारे वर्डों को शामिल कर देना। फिर इसमें लिखा हुआ कि जो कवि है उसने इनके व्यक्तित्व का रामकृष्ण के गुणों से संपन्न बनाकर युग अवतार का शिव रूप प्रदान कर दिया है। ठीक है, तो ये बात तो है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको सेकंड में डाल करके लिखना है कि गांधी जी से प्रभावित। अब देखिए यहाँ पर इतना हेडलाइन है कि गांधी जी से प्रभावित। अब इनके जब चरित्र चित्रण को आप लिखोगे तो गांधी जी से प्रभावित हुए, इसको भी आपको क्लियर करना है। देखिए लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ जैसे राम को विशिष्ट का सुभाषित प्राप्त हुआ था। उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को
कर्ममय बनाया है। यहाँ पर मैं फालतू में लग गया, ठीक है, तो कर्ममय बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, गांधी जी से प्रभावित हुए, उस लाइन को आपको यहाँ जोड़ करके लिखना है। अब आप अपने भी माइंड से यहाँ पर जोड़ करके लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप सभी लोग जीतू जवाहर का जो खंड काव्य है उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको वैसे ही माइंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर नंबर 3 डाल करके लिखना है आपको कि राष्ट्रीय भावों के प्रेरक जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक हेडलाइन है, फिर आगे लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू का, यानी देखिए राष्ट्रीय भावों के प्रेरक हैं ये। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध, विरक्ति बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, प्राप्त का स्वाभिमान, शिवराज जी की देशभक्ति और विवेकानंद के आरक्षण की झलक दिखाई पड़ती है। भारत का कर कर उन्हें त्याग और बलिदान से अभिमंत्रित कर रहा है, इसकी भाव को व्यक्त करते हुए राही जी कहते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे महापुरुष हैं, कहीं ना कहीं सबकी गुण और अवगुण जवाहरलाल नेहरू जी में शामिल थी या उनमें थी, ऐसा कवि यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ जो हमारा चौथा नंबर पॉइंट है उसमें हेडिंग पड़ा है दृढ़ पुरुष, यानी कि जो हमारे नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो दृढ़ पुरुष भी थे। अब कैसे थे, पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि नायक जवाहरलाल, अब जवाहरलाल लिख गया, सॉरी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है, हमारे महापुरुष का नाम है, ऐसे नाम नहीं लिखता है, गलती से भी नहीं लिखा जाता, लेकिन सॉरी यहाँ पर जवाहरलाल लिख गया। तो नायक जवाहरलाल नेहरू में कठिनाई में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। अभी ऊपर से सैनिक के शरीर के समान कठोर और अंदर से साधु के समान कोमल है। अब ये दृढ़ पुरुष के अंतर्गत की जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण अवगुण हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके लिख देना है। फिर देखिए 5वें नंबर में आपको क्या करना है, नैतिक एवं स्वाभिमानी, इस प्रकार का हेडिंग डालना है। यानी कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें वो जो है नैतिक थे और स्वाभिमानी थे। अब व्याख्या करना है आपको इस प्रकार से कि नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ हैं। अब राजनीतिक मतलब हो गया राजनीति को जानने वाला, ठीक है। तो नेहरू जी हमारे क्या हैं, महान राजनीतिक हैं। वह गुण उन्हें चाणक्य से, गुण मतलब हो गया लक्षण, हैबिट, उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुआ था, जिनके सामने सिकंदर जैसा विश्व विजेता मात खा गया था। उन्होंने राजा पोरस में उसका पाठ सीखा, जिसने सिकंदर को सलमान का पाठ सिखाया था, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आप सभी लोगों को 5 जो है अभी हमने निम्नलिखित बताया था, ये 5 गुण उनके आप सभी लोग लिख करके आइएगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण में आपको काम आने वाला है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या बताया गया इसमें। तो बोला गया कि कृष्ण तीसरा ज्योति जवाहर खंड काव्य की ऐसी घटना को ले कीजिए जो जगदीश ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो और क्यों, यानी कि किया है और क्यों किया है, इनको हमें व्याख्या करना है। चलिए उल्लेख करते हैं, नीचे देख लेते हैं और आपको बता दें कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों से नहीं पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो यही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे करके आपको अथवा में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योति जवाहर खंड, देखिए यहाँ पर कार्ड लिख गया लेकिन यहाँ पर होगा काव्य। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर, देखिए इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पर होगा काव्य, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग में गलती हो जाती है, ढेर सारा लिखना होता है इसलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए हम सभी लोग आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्तर। अब उत्तर के अंतर्गत चलिए फटाफट इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इस काव्य अर्थात इस खंड काव्य वर्णित घटनाओं में कलिंग युद्ध और उसके परिणाम का मेरे हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसका अति मार्मिक वर्णन किया गया है। संक्षेप में उसका प्रश्न इस प्रकार है, फिर नीचे लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध की घटना, हाँ यहाँ तक देखिए इस प्रकार है, फिर इस प्रकार के नीचे फिर हम सभी लोग उसको व्याख्या करके लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध की घटना सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई, या घटना हृदय को कपा देने वाले हैं। इस युद्ध में रक्त की नदियां बह गई थी, जिसमें आदमी मछलियां से तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। इस युद्ध में यहाँ पर देखिए लिखा गया है करते, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा हमारा तैरते, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिएगा तैरते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कलिंग युद्ध की घटना सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई, या घटना हृदय को कपा देने वाले हैं। इस युद्ध में रक्त की नदियां बह गई थी, जिसमें आदमी मछलियां जैसे तैरते दिखाई दे रहे थे। इस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती थी, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, नरमुंड कट कट कर गिर रहे थे।
यहाँ पर नहीं लिखा हुआ गिर, लेकिन जोड़ लीजिएगा, गिर रहे थे, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई और गणित नारियों की मांग का सिंदूर गया था। अनेक बहनें अपने भाइयों की मृत्यु पर बिलख रहे थे। इस प्रकार की भावना दृश्य को देखकर सभी का हृदय करुण क्रंदन करने लगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उस टाइम सम्राट अशोक और कलिंग के बीच यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था, और जब यह युद्ध हुआ था तो उस टाइम रक्त की नदियाँ बह गई थी, और जितने भी वहाँ पर व्यक्ति थे, नर थे, मनुष्य थे, सबके जो मुंडी थी अर्थात जो गला था वो कट करके गिर रहे थे। एकदम से नदियों की खून की नदियाँ बहने लगी थी। पता नहीं कितने बहनों के भाई छिन गए, पता नहीं पत्नियों के कितने पति छिन गए। यहाँ पर ये बताया जाता रहा कितने माओं के बेटे छिन गए, पता नहीं कितनी लड़कियाँ विवाहित जो थीं वो अविवाहित रह गई, अर्थात वो विधवा हो गई। इस प्रकार से जो दोस्तों आप सभी लोगों को इस पैराग्राफ में उल्लेख करके बताया गया, और आपको यहाँ पर माइंड करना है, इसको अच्छे से समझ के जाना है। अगर ये एकदम एडिटिव न छाप पाओ, न लिख पाओ, तो आप लोग खुद से माइंड लगा कर वहाँ पर खुद से बना करके लिख दो, आपका कोई ये नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। तो इसको क्लियर करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, सम्राट अशोक ने जब इतना भयंकर नरसंहार देखा तो उसका हृदय कांपने लगा, ठीक है, और कांपने लगा और उससे अभिभूत होने लगा। उसके अंतिम स्थल में दया का समुद्र हिलोरे मारने लगा। उसने यह प्रण किया कि वह अब कभी भी हिंसा न करेगा और ना ही कोई युद्ध लड़ेगा। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे संकेत मात्र से न जाने कितने व्यक्ति विशाल के मुंह से जमा हो गए। उसका मन विचलित होने लगा, उसके हृदय में वैराग्य भाव जागृत हो गया। कौन सा भाव? वैराग्य भाव। और जब वैराग्य भाव जागृत होता है तो कोई इंसान कुछ भी कर रहा होता है, यानी अहिंसावादी है, अहिंसा करता है, मार पीट दंगल वगैरह में विश्वास रखता है, तो उसको छोड़ देता है जब वैराग्य हो जाता है। हमारे पंडित संत महात्मा भी वैरागी होते हैं। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो है वैराग भाव जागृत हुआ, और उसने क्या किया, चलिए देखते हैं। उसने जो है कलिंग युद्ध से अशोक का इतना दुखी हुआ कि उसने सदैव के लिए तलवार को फेंक दिया तथा महात्मा गौतम बुद्ध का अनुयायी होकर बौद्ध भिक्षु बन गया। अब महात्मा बुद्ध अहिंसावादी है, समझ जाओ, ठीक है। तो उनका जो है भिक्षु बन गया, और उसने उसी दिन से जब कलिंग युद्ध हुआ था तलवार छोड़ दिया, दोबारा तलवार नहीं उठाया, क्योंकि उसने उस दिन इतना रक्तों की नदियां देख ली, पता नहीं कितने भाई के बहन, मतलब भाइयों की बहन चल गए, ख़त्म हो गए, मर गए, पता नहीं कितनी बहनों की मांगें सुनी होंगी। तो इन सबको देखते हुए जो है इस सम्राट अशोक ने तलवार फेंक दिया और उस दिन से तलवार नहीं उठाया। तो ये कहानी के रूप में आप सभी लोग अपने माइंड करके जाइएगा, ताकि वहाँ पर इजी हो आपको लिखने में, ज़्यादा इसको छापने में ना लगेगा। फिर लिखा है यहाँ पर कि सचमुच कलिंग और युद्ध और उससे प्रभावित अशोक का यह प्रसंग बड़ा ही रोमांचकारी भावपूर्ण था। अब यहाँ पर था लिखा हुआ, यहाँ पर कलिजिका था, यानी कि भावपूर्ण था। भारतीय अशोक इतिहास की अन्य घटनाओं में प्रभावकारी, प्रमुख तथा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अगले पैराग्राफ में बोला गया है कि प्रसिद्ध अखंड काम की कथा में कलिंग युद्ध के प्रसंग का बड़ा ही महत्व है। इसमें एक और तो अशोक को युद्ध में दिखाया है, और दूसरी ओर युद्ध की अतिशय आता रहता है। भीषण नरसंहार से उसके हृदय को बदलते और हिस्सों को छोड़कर अहिंसक बनते दिखाया गया है। अशोक के द्वारा शांति और अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फहराने, यानी कि फैलाने या फहराने, जो कुछ कह लो आप, फैलाने का वर्णन किया गया या फहराने का वर्णन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू बीज शांति के अग्रदूत तथा हिंसा के विरोधी थे। अशोक के संबंधित इस प्रसंग का वर्णन करके जवाहरलाल नेहरू के विचारों को अहिंसक बनाने का प्रयास इन कवि द्वारा किया गया है, जिस कवि ने इस खंड काव्य को लिखा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आप क्लियर समझ लीजिएगा। तो नीचे जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो पूछा गया था कि ज्योति जवाहर खंड काव्य लिखा हुआ यहाँ पर काव्य है, ठीक है। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए। अब कलिंग युद्ध आ जाएगा तो आप, हमें नहीं लगता कि भूलने वाले हो। सिंपल सी बात है, कहानी है, कलिंग और सम्राट अशोक के बीच में युद्ध हुआ था, और जब युद्ध होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर खून की नदियाँ बह गई, तमाम पता नहीं कितने बहन के भाई छिन गए, पता नहीं कितनी औरतें की मांगें सुनी हो गई। ऐसे करके बहुत सारे अत्याचार हुए उस दिन, सिर्फ एक ऑर्डर पर। किसने दिया? सम्राट अशोक ने। उसकी सेना पावरफुल थी, सिंपल सी बात है, और कलिंग की भी थी, उनकी भी पीछे नहीं थी, इसलिए इतना मारकाट हुआ, इतने रक्त की नदियाँ बही। तो उसी दिन से जो है सम्राट अशोक ने तलवार ही छोड़ दिया। इतना मतलब इन सब चीज़ को देखते हुए इतना उनके अंदर वैराग्य भाव का
मतलब उनके अंदर वैराग्य भाव जागृत हो गया। फिर उन्होंने उसी दिन से तलवार को छोड़ दिया, मार काट में विश्वास छोड़ दिया, अहिंसावादी बन गए, हिंसक छोड़ दिया, मारपीट में किसी में भी विश्वास नहीं रखते थे, वो भी भिक्षु बन गए। तो इस प्रकार से आप लोग वहाँ पर आंसर लिख सकते हो। और फिर आपको आखिरी में निष्कर्ष लिख देना है कि हाँ वाकई में सम्राट अशोक ने इन सारे मामलों, इन सारे काट मार और इस युद्ध को देखने के बाद जब रक्त की नदियाँ बहने लगी और इन सब चीज़ को देखा, उनके अंदर वैरागी बन गए और फिर उन्होंने ये सब छोड़ दिया। तो ये आपको निष्कर्ष आखिरी में लिख देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए, या फिर वही आपको ये देखने को मिल जाए कि कृष्ण तीसरा ज्योति जवाहर खंड काव्य की ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें जगदीश ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो और क्यों। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप सभी उसको लिख के चले आइएगा, आपका कोई एक नंबर नहीं काटने वाला। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, आप सभी लोग इस खंड का आपको अगर पसंद आया हो, अगर आपको एकदम थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए खंड काव्य से रिलेटेड या संबंधित ऐसे प्रश्न और चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इजीली हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए रोज़ाना अपने यूट्यूब पर नोटिफिकेशन अपडेट के रूप में, तो आप सभी लोगों को कोई काम नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है और करके ही जाइएगा दोस्तों। इस चैनल को है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अगर मैं इधर से कोई वीडियो डालता हूँ तो आप तक ईजिली पहुँच जाएगा। और अगर आपका भाई, दोस्त, सखा, मित्र, भाई, बहन, भैया कोई भी अगर अब की बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।